सर रिसेंट गवर्नमेंट की ISFR रिपोर्ट्स आई हैं जो ये बताती हैं कि उन्होंने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया, लेकिन क्या ये सिर्फ ऑकलिप्स और पाम ऑयल की प्लांटेशन है? क्या एक प्लांटेशन कभी उस बायोडायवर्सिटी की जगह ले सकती है जहां नेचुरल जंगल भी कभी होता था? इसी के साथ मैं दूसरा सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट में लाई गई। जब किसी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट काटा जाता है तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के नाम पर कहीं और पेड़ लगाया जाता है, लेकिन क्या ये लॉजिकली सही है? एक पुराने जंगल का इकोसिस्टम खत्म करके किसी दूसरी जगह पर नए सैपलिंग्स को लगाना, नए पौधों को लगाना जिनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, क्या ये एनवायरमेंटल लॉस की भरपाई कर सकता है? देखिए शिवानी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न पूछा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक और इसमें जो फिलॉसफी है कोर, उसको पहले एड्रेस करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दशकों से हम भारतीयों की आकांक्षा है कि हम अपने देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें, लेकिन ये आकांक्षा सिर्फ शब्दों में रह जाएगी अगर हमारी फिलॉसफी के अनुसार हम अपनी प्रोग्रेस को, हम अपने विकास की अवधारणा को नहीं लिखते। हो क्या रहा है कि कोई बाहर फेयर आदमी है, बाय फेयर आई डू नॉट मीन जस्ट, मैं सीधे तौर पे यहाँ रंग के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपको बताते हैं कि पर्यावरण के क्षरण से क्या नुकसान होता है और किस प्रकार आपको हमारी संस्कृति को, जो पिछले 15 से 20 हजार वर्षों से प्रकृति के सानिध्य के साथ स्थापित हुई है, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको लिखना, जितने भी हमारी राज सत्ता है, जो हमारा राज धर्म है, उसका पालन करना, उसका पोषण करना, वो प्रकृति को केंद्र में रख के हुआ, वो वैज्ञानिक तत्वों को, वैज्ञानिक अनुसंधान को केंद्र में रख के हुआ। तो हमें बताते हैं वो लोग कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और क्योंकि हम एक उस शिशु की भांति, और मैं सरकारों पे सीधा आक्षेप कर रहा हूं, हम उस शिशु की तरह जो अपने टीचर को इंप्रेस करना चाहता है, हम उनको इंप्रेस करने के चक्कर में जमीनी कार्य नहीं करते, कागजों में कैसे हम इंप्रेस कर सकें। अब जो आपने प्रश्न पूछा, एक साधारण मनुष्य भी देख के बता सकता है कि उसके इलाके में वन का क्षरण हुआ है या वन बढ़े हैं, कोई भी देख के बता सकता है। रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, 2014 से अगर आप देखें अब तक, तो गोवा का जितना क्षेत्रफल है लगभग उसका दुगना क्षेत्रफल जो है उतना वनों का क्षरण हुआ है, उनका विनाश हुआ है, और एक ऐसी विकास की अवधारणा लिखी जा रही है जिसमें प्रकृति कहीं केंद्र तो छोड़िए कहीं आसपास भी नहीं है। ऐसे में अब जो राजनीति है वो आक्षेपात्मक हो जाती है। मैं किसी राजनीतिक दल पे इशारा नहीं कर रहा, लेकिन पूरी राजनीति आक्षेपात्मक हो गई है, समग्र राजनीति नहीं रही। समग्र राजनीति नहीं है तो सिर्फ कागजों पे कैसे उसको ठीक दिखाया जा सके, उसी होड़ में सब लग जाते हैं। और गलती सिर्फ राजनीति की नहीं, गलती हमारी है। आप जो पूछ रहे हैं, आप खुद इस बात को सोचिए कि एक इकोलॉजिकल जोन जो करोड़ों क्या अरबों वर्षों से बना है, उसकी अपनी एक मिट्टी की गुणवत्ता होती है, अपना फ्लोरा फौना होता है, उसकी अपनी एक इको सेंसिटिव फ्रेजिलिटी होती है, उसे हम वन कहते हैं। क्या वो रिप्लेस हो सकता है कभी? क्या वो एक तरह के मोनोकल्चरल प्लांटेशन से वो रिप्लेस हो सकता है? ये असंभव है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा हमें कागजों में अपने आप को उत्तम दिखाना है, वही होड़ है कि जो वहां बैठे हैं ना यूरोप में, जो अमेरिका में बैठे हैं, जो हमें बता रहे हैं, तो ऐसे ना तो हम विश्वगुरु बन पाएंगे, हमें उन्हें बताना चाहिए। आज आप पूरा यूरोप घूम जाते हैं, आपको कितने भेड़िए दिखाई देते हैं, आपको कितने भालू दिखाई देते हैं? कहाँ गई उनकी इको सेंसिटिव, जो हमें सिखा रहे हैं कि इको सेंसिटिव होना चाहिए, इको फेमिनिज्म, ये जो टर्म्स वो फेंकते हैं, कहाँ गए? कहाँ है उनके पशु? जिस लाइफस्टॉक इंडस्ट्री से उन्होंने तबाही मचाई अपने यहाँ, फिर अफ्रीका में, उसी को यहाँ प्रबल बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम प्लांटेशन को जंगल में दिखा रहे हैं उनको इंप्रेस करने के लिए। ऐसे ना हम विश्वगुरु बनेंगे, जैसा मैंने कहा, ना हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो इस
सीधे तौर पे इस लॉलीपॉपरी को हमें वहीं फेंकना चाहिए जहां ये डिजर्व करता है, डस्टबिन के अंदर। हमारी सभ्यता धरती को, प्रकृति को मां मान के चलती है। हमें यही ना केवल अपने देश में इस चीज का पालन करना चाहिए, बल्कि इसी इंफॉर्मेशन, इसी नॉलेज, इसी विजडम का डिसिपेशन करना चाहिए, तब जाके हम विश्वगुरु बनेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो रिसेंटली 2023 में लेके आया गया, नए अमेंडमेंट के हिसाब से बॉर्डर्स के 100 किलोमीटर के अंडर प्रोजेक्ट्स आए गए, फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, उसमें ये बताया गया। क्या आपको नहीं लगता कि इससे हिमालयन रीजन्स को या फिर नॉर्थ ईस्ट की सेंसिटिव इकोलॉजी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है? आपका इस पे व्यू पॉइंट क्या कहता है? Another extremely important and pertinent question. अब मैं इसको बोलूँगा कि इंडिया अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कैच 22 में है। कैच 22 में कैसे है? एक बात साफ है कि ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें खतरा भी है बाह्य आक्रांताओं से, वो सारे स्टेट्स जो हैं वो इकोसिस्टम्स के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही फ्रेजाइल है। अब वो जो फ्रेजिलिटी है, क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन हमारा फ्रेजाइल है और हिमालयन रीजन ही वो रीजन है जहाँ से अटैक की संभावना होती है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करें। लेकिन और क्यों प्रिजर्व करें? क्योंकि हिमालय सिर्फ हिमालय नहीं है, वो एक इंजन है जिसकी वजह से पूरे देश का जो अपना क्लाइमेट है वो निर्धारित होता है, मॉनसून निर्धारित होता है। तो जो हम एक पूरे वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट बने हुए हैं उसका निर्धारण भी हिमालय की वजह से होता है। तो अगर वहां डिस्ट्रक्शन होता है तो पूरे का पूरा भारत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ना मॉनसून आएगा। साइबेरिया से जो आने वाली ठंडी हवाएं जिनकी वजह से ऊपर आप जो देश देखते हैं वो सारे ठंडे हैं, भारत का पूरा उत्तरी इलाका ठंडा हो जाएगा, एक रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और मैं इस बात में बड़ा स्पष्ट हूं, नेवर पिट एनवायरमेंटल एक्शन वर्सेस प्रोटेक्टिंग आवर नेशन एंड कल्चर। क्योंकि आप एक बात बड़े स्पष्ट रूप से समझ जाइए, हम एनवायरनमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। टाइगर्स तो पाकिस्तान में भी थे, आज क्या हालत है? पिंक डॉल्फिन्स की क्या हालत होती है पाकिस्तान में, मैं शो में बता नहीं सकता हूँ। मैं बहुत आंदोलित और उद्वेलित हो जाता हूँ कि पिंक डॉल्फिन्स का रेप होता है वहाँ पर, वो मर जाती हैं। तो ये ऐसी सभ्यताएं हैं जिनसे हमें लोहा लेना पड़ता है, अपने आप को संरक्षित रखना पड़ता है, अपनी सभ्यता को संरक्षित रखना पड़ता है। तो इसको कभी पिट नहीं करना चाहिए। जो असली खतरा है, डिफेंस को बिल्कुल हमें छोड़ देना चाहिए। जो असली खतरा है वो है कि डिफेंस की आड़ में सरकारें जो हैं वो माइनिंग चाहती हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। डिफेंस का बहाना देकर वो ऐसे हाईवेज का निर्माण करना चाहती हैं जो आवश्यक नहीं है। डिफेंस का आड़ देकर वो ऐसा टूरिज्म प्रमोट करती हैं जो इको टूरिज्म नहीं है बल्कि ईगो टूरिज्म है। तो हमारा ध्यान इन चीजों पे होना चाहिए। आई एम ऑफ द पर्सनल ओपिनियन दैट डिफेंस शुड नॉट बी टच्ड। We are today talking about environment, about climate change, because we live in India and not live in Pakistan or Bangladesh. Okay, coming to the most sensitive topic, अरावली की बात करते हैं। सिंपल शब्दों में आप बताएं कि इकोलॉजिकली और माइथोलॉजिकली ये इतनी क्रिटिकल क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दिया 100 मीटर और 500 मीटर वाला, जो हम सबको पता है, फिर उसी वर्डिक्ट का स्टे भी लगाया। लेकिन गवर्नमेंट यूनिफॉर्म डेफिनेशन की बात भी करती है, पर एनवायरनमेंट को देखिए तो एक स्ट्रेट लाइन वो फॉलो नहीं करता। इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार का भी और माननीय उच्च न्यायालय का भी जो उन्होंने गलती करी थी उसको सुधारने पर न केवल धन्यवाद करता हूं बल्कि उनको साधुवाद भी प्रेषित करता हूं। अब करते हैं हम अरावली की बात। अरावली पर अगर कुछ हमला होता है जो निरंतर हो रहा है, वो न केवल एक पर्वतमाला पर कुठाराघात है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी आध्यात्मिक धरोहर और हमारी धार्मिक धरोहर पर हमला है।
स्कंद पुराण में ऋषि वशिष्ठ जो थे, उनकी एक गाय थी नंदिनी। नंदिनी एक बार विचरण कर रही थी मध्य भारत में, तो एक बहुत गहरी खाई थी, उसमें वो गिर गई। अब ऋषि वशिष्ठ को चिंता हुई, सप्तऋषियों में से एक है, वेदों की रचना कर रहे थे। नंदिनी ऐसी गाय थी जो वो चाहते थे, जैसे सुरभि है, उनसे प्राप्त कर लेते थे। तो उन्होंने करुणामयी शिव का आह्वान किया और उनसे बोला कि आप मेरी सहायता करें। शिव के गण हैं अर्बुद। शिव ने उनको आदेश दिया कि आप जाए और नंदिनी को खोजें। अर्बुद ने वही किया। अर्बुद आए, उन्होंने नंदिनी को उस खाई से निकाला और बदले में उन्होंने शिव से एक मांग करी। उन्होंने कहा, भगवान, ये जो खाई है बहुत खतरनाक है, ये हमारा जो आर्यव्रत है यानी भारत देश है, इसको तबाह कर देगी। मुझे आप आज्ञा दें कि मैं इस खाई को भर दूं और एक पर्वतमाला में परिवर्तित हो जाऊं, जिसके आसपास अच्छी अच्छी झीलें हों, अच्छा वन हो। शिव है, उन्होंने तथास्तु कहा और अर्बुद जो है वो एक पर्वतमाला में परिवर्तित हो गए। आसपास खूबसूरत जंगल हो गया, बढ़िया मीठे पानी की झीलें हो गई और बहुत अच्छा इकोसिस्टम वहाँ डेवलप हो गया। समय के बाद इसे ही अर्बुद कानन कहा गया। महाभारत के वन पर्व में इसका जिक्र है, इसे अर्बुदारण्य कहा गया, जिसमें जो पांडवों को बहुत प्रिय था, पांडुपोल मंदिर, पांडवों ने तपस्या वहीं करी। समय के साथ यही अरावली कहलाया। तो अरावली जो है, एक तो अगर आप हिमालय से उसकी तुलना करें तो अगर एक वृद्ध आदमी 120 वर्ष का है और वो अरावली है, तो हिमालय जो है वो अभी जन्मा बच्चा है। आप सोचिए, एक ऐसी पर्वतमाला जो इतनी पुरानी है, उन पाषाणों में क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या विजडम है, वहाँ की जो इको सेंसिटिव जोन है, जो फ्रेजिलिटी है, जो इतनी पुरानी वहाँ की पूरा एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर। और मैं बड़ा स्तब्ध था जब हमारे मंत्रियों से ऐसे बयान आए कि सिर्फ 1.9% एरिया में ही माइनिंग होगी। ऐसा सरफेशियल लॉजिक, मैं स्तब्ध था कि कैसे बोल सकते हैं ऐसा। और मैं उनको कहना चाहता था कि मंत्री महोदय, बड़े आदर के साथ, आप हमेशा सेकेंडरी इंपैक्ट देखते हैं लिविंग क्रीचर्स पे। अगर कोई आपको गोली मार दे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेंगे? अगर आपकी गोली उधर या पेट में लगी है, क्या डॉक्टर ये कहेंगे कि जो छेद है ये आपकी बॉडी का 1.2% एरिया ही कवर करता है? या वो ये देखेंगे कि उसके सेकेंडरी डैमेजेस क्या हैं? क्या जब दिल्ली के कूड़ों के पहाड़, जिसको इस सरकार ने बहुत अच्छे से धीरे धीरे कम किया है, क्या हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो 0.073% है दिल्ली के पूरे क्षेत्र के? या हम ये देखते हैं कि उससे कितना सीपेज होता है, उससे उसकी दुर्गंध जो है कितने किलोमीटर तक जाती है? क्या जब माइनिंग के लिए खुलेगा तो ट्रक क्या डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की तरह वहीं पहुंच जाएंगे, या रास्ते पे चलते हुए और उस रास्ते को पूरी तरह तबाह करते हुए जाएंगे? क्या जो ब्लास्टिंग होगी उससे जो छोटे छोटे महीन कण निकलेंगे, क्या वो फाइब्रोसिस नहीं करेंगे लोगों को और वहाँ के जानवरों को? अभी जब माइनिंग अलाउ नहीं है और बजरी खनन अभी भी अपने चरम पर है उस इलाके में, हालात ये है कि 2 वर्ष पहले सरिस्का के कोर जोन में, जहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकते, वहाँ पे ब्लास्टिंग में एक टाइग्रेस की मृत्यु हो गई। अभी आप चेक करें गूगल अर्थ, आपको अभी वहाँ माइनिंग होती दिख जाएगी। आप ये कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या कि जब आप पट्टा देते हैं और एक्सट्रैक्शन 1 पॉइंट का होना चाहिए, ये निर्धारित होता है, तो हर जगह 10 से 12 पॉइंट एक्सट्रैक्शन होता है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी, लेकिन सद्बुद्धि आई उनके ऊपर, और जिसकी वजह से भी आई उसको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि जब, तो पुनः जो मैंने पहले बात कही थी कि अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो बिना अपनी संस्कृति के, बिना अपनी धरोहर के, जिसके केंद्र में सनातन धर्म है, प्रकृति के मूल्य है और सबसे ऊपर वैज्ञानिक मूल्य है, उनको लेके जब तक हम अपनी ये विकास की अवधारणा, अभी किस पे है? आप किसी भी स्टेट में देखिए तो जो विकास की अवधारणा लिख रहे हैं वो ठेकेदार लिख रहे हैं, वो ठेकेदारवाद पे है, वो लालच पे है, वो लोलुपता पे है।
जब तक हम उसको प्रकृति के मूल्यों के हिसाब से नहीं प्रेषित करेंगे, ऐसे ही हमारी पर्वतमालाओं पर कुठाराघात होता रहेगा। बात करते हैं दिल्ली के AQI की। क्या लगता है ये एकदम से इतना ज्यादा क्यों हुआ? पानी में यूरेनियम का लेवल हम देख रहे हैं। पंजाब की बात करें तो 62% हमने यूरेनियम देखा पानी जब टेस्टिंग हुई। तो क्या व्यू पॉइंट है आपका? ये सब AQI इतना बढ़ रहा है, 750 800 जा रहा है, यूरेनियम इतना मिल रहा है। यहाँ बात से व्यू पॉइंट की नहीं है। मैं इन बातों को जब चिंतन करता हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। और दुखी इस बात पे नहीं होता हूँ कि लेड, अमोनिया, झाग, ये सब तो मिलते ही थे। रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतनी बड़ी मात्रा में पानी में मिला, एवरी थर्ड पर्सन कैंसर से प्रभावित हो जाएगा। दिल्ली के AQI की वजह से, और मैं उस बात पे क्यों आ रहा हूँ उसको आप सोचिएगा पहले। दिल्ली के AQI की वजह से 10 से 12 लाख लोग प्रतिवर्ष काल के गाल में समा रहे हैं। पूरे विश्व में टेररिज्म से 40,000 लोगों से ज़्यादा नहीं मरते। मैक्सिमम 40,000 लोगों की हत्या हुई है एक साल में। यहाँ हर वर्ष 12 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के AQI से। और आप खुद सोचिए, अब हम सरकार को दोष देंगे, प्रजातंत्र में हमारा रोल क्या सिर्फ वोट देना है? क्या हमने आंदोलन किया? अभी आप किसी जाति को जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है उसका हटा दीजिए, आप आंदोलन देखिए। अभी आप टैक्स बढ़ा दीजिए, आप आंदोलन देखिए। ये चीज जो इतनी आवश्यक है, आप दिन में 2 या 3 बार भोजन करते हैं। अगर मैं आपको अपने घर में बुलाऊं और आपके खाने में थूक दूं, आप खाएंगी? हम दिन में 40,000 बार सांस लेते हैं और हमारे सांस में थूका नहीं जा रहा है, उसमें विष मिलाया जा रहा है। लेकिन चिंता ये नहीं है, चिंता ये है कि 2024 का जब विश्व का सबसे बड़ा चुनाव इस देश में हुआ, जो हमारी सभ्यता की ब्यूटी है, किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी, किसी बड़े राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में पर्यावरण को लेकर कोई बात नहीं थी। ये है असली खतरा। जब तक सामाजिक आंदोलन हम लोगों को असहयोग कर देना चाहिए जब AQI खराब होती है। आप देखिए ना क्या मजाक चल रहा है। 500 हुई, ग्रैब 4 लगा दो, 350 हुई, ग्रैब 4 हटा के ग्रैब 3 कर दो। ये लोग इतने प्रॉफिट ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड हो चुके ना, इनका बिजनेस को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके लंग्स की कोई परवाह नहीं है, आपके हार्ट की कोई परवाह नहीं है, त्वचा की कोई परवाह नहीं है। दूसरी प्रजातियां तो भाड़ में गई, किसी की कोई परवाह नहीं है और हमें भी नहीं है। हम क्यों नहीं असहयोग आंदोलन करें? अंग्रेजों ने इतने लोग नहीं मारे थे जितने हर साल हम खो दे रहे हैं, और खासकर छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग। तो ये असली खतरा है। मैं फिर बार बार लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जब तक आप प्रकृति के असली रूप को नहीं पहचानेंगे, वो माँ है हमारे संस्कृति के हिसाब से, उसका आप सिर्फ दोहन ही करते रहेंगे, तब तक ये समस्या बढ़ती रहेंगी। तेंदुए और भालू को लेके काफी अभी चर्चा में भी है कि इनकी वजह से काफी मौतें हो रही हैं, तो इनके शिकार को लेके बात सामने आई है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? एक बात तो मैं आपको बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि प्रॉबेबली यू आर आस्किंग द बेस्ट क्वेश्चंस आई हैव एवर टेकन ऑन इन अ पॉडकास्ट। बिल्कुल डायरेक्ट, थैंक यू फॉर दैट। अब आप एक बात, अगेन मैं अपनी संस्कृति पे आऊँगा। राजस्थान में एक गांव है जवाई, 2000 वर्षों से वहाँ तेंदुए हैं। अगर आप वहाँ पे सफारी में जाएं तो 99% चांस होता है कि आपको तेंदुआ दिख जाएगा, जो बहुत ही एल्यूसिव एनिमल है। वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ सानिध्य में रहते हैं। अगर तेंदुआ उनकी कभी कभी बकरी उठा के भी ले जाता है तो वो लोग कभी शिकायत नहीं करते। आज क्या हो गया है कि बड़े बड़े रिजॉर्ट उन्हीं लोगों के बन गए हैं वहाँ पर, और उसी की वजह से उनके घर में पैसा आ रहा है, वो समृद्ध हैं, वो सुख शांति से रह रहे हैं। पिछले 70 वर्ष में एक भी
ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का केस वहां नहीं आया, ये भी भारत में है। हमारे जो कच्छ के शेर हैं, सिंह हैं, उनसे मिनिमम से मिनिमम, अफ्रीका में कितना शेरों को लेके, सिंहों को लेके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां नहीं है। अब इसका मतलब एक चीज साफ है, गलती तेंदुए की या शेर की नहीं है। उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि जिम कॉर्बेट के टाइम में भी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मतलब उत्तराखंड में कुछ मेंटली अनस्टेबल तेंदुए पैदा हो रहे हैं या शेर पैदा हो रहे हैं, या कुछ और बात है? ये वही प्रदेश है और मेरा अपना प्रदेश है, तो मैं मतलब अपनी संस्कृति का सिर्फ बखान करना संस्कृति का अनुपालन नहीं होता। आप अभी भी चारधाम यात्रा पे चले जाएं, आपको पहाड़ी भोजन नहीं मिलेगा, सिर्फ मैगी देते हैं लोग, ठीक है। अपनी संस्कृति का अनुपालन अगर इन लोगों को करना है, हम लोगों को करना है, तो स्पष्टता से एक बात मैं कहना चाहता हूं, आपने वनों के अंदर फलों के वृक्ष काट दिए। आप अगर लगाना चाहें तो आप कंफ्यूज रहेंगे, हॉर्टिकल्चर वालों को संपर्क करें या वन अधिकारी को संपर्क करें। ये फॉरेस्ट का इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। हर साल इस समय उत्तराखंड के लोग ही अपने जंगलों में आग लगाते हैं। अब वन का जो पेड़ होता है, वृक्ष फल वाला, उसको बंदर खाता है। बंदर की संरचना आप देखिए बड़ी यूनिक है। हम कहते हैं देखिए वो जो है वो बड़ा नटखट होता है, थोड़ा खाता है फेंक देता है, हमें लगता है वेस्ट कर रहा है। बंदर थोड़ा सा फल खाता है, नीचे फेंक देता है, नीचे जंगली शूकर आके उसे खाता है। शूकर के पीछे तेंदुआ आता है, तेंदुआ शूकर का शिकार करता है। आपने फल काट वृक्ष कटवा दिए, जंगल जला दिए। अब बंदर कहाँ है? नगरों में। क्या हो रहा है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। शूकर कहाँ है? जो फल खाते थे उनको नहीं मिल रहा, वो आपके खेतों में। क्या हो रहा है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। उनको टेररिस्ट कह रहे हैं। शूकर के पीछे तेंदुआ आता था, जो वहाँ बरल भी खाता था, जो वहाँ घुकड़ खाता था, उसको भी आपने शिकार कर लिया। अब उसके पास कुछ नहीं है, आपने वहाँ से पलायन कर लिया। पहले जो तेंदुआ या बाघ होता था ना, वो कभी गांव में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि गांव में लोग रहते थे। अब उसकी आदत हो गई, ऊपर घोस्ट विलेजेस है, वो खाली घर देखता है, भालू खाली घर देखता है, वो उनके पीछे, वो दूसरे, उसको क्या पता अब गांव खाली नहीं है, वो जिस गांव में लोग होते हैं वहां भी चला जाता है। क्या होता है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब आप कह रही, और अच्छे से इसकी विवेचना कीजिए, पेड़ कट गए थे तो गुलदार की गलती है, बंदर की गलती है, जंगली शूकर की गलती है, या हमारी गलती है? और ये तो तीन जानवर इसलिए हैं क्योंकि हमें लाशें मिल जाती हैं। इस समय सर्दियों में सबसे ज्यादा लोग सांप के काटने से मर रहे हैं, क्योंकि आपने क्लाइमेट चेंज कर दिया। वो टेम्परेचर के हिसाब से हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा में जाते थे, वो अब नहीं जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं उन बेचारों की गलती है। मुझे एक अंग्रेजी की कहावत बड़ी अच्छी लगती है, एनिमल्स आर नॉट क्रॉसिंग द रोड, योर रोड इज क्रॉसिंग देयर लाइव्स। कभी इस बात की भी विवेचना कीजिए कि उत्तराखंड में ही पिछले वर्ष 2 दर्जन से अधिक तेंदुए और बाघ जो हैं वो रोड दुर्घटनाओं में मारे गए। हाथी के पूरे पूरे परिवार जो हैं वो रेल दुर्घटना में कट गए। ये जो प्रगति का लालच से ओतप्रोत वाला दोहन है, इसका जो चरित्र है ना उनको छोड़ता है ना आपको छोड़ेगा। आज चिंता की बात ये नहीं है कि तेंदुआ हमला कर रहा है या भालू हमला कर रहा है, चिंता ये है कि आपने असंतुलन पैदा किया है। जब तक आप उस असंतुलन का निवारण नहीं करेंगे और संतुलित जीवन नहीं जिएंगे, ये सब बाय प्रोडक्ट चलते रहेंगे। तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए और हम आम लोग किस तरीके से प्रकृति को बचा सकते हैं? सबसे पहले तो, और यही काम करिए, सबसे पहले तो जो आपका राजनेता वोट मांगने आता है उसको जब तक आप प्रेशराइज नहीं करेंगे वो कुछ नहीं करने वाला। आप उसको बता दीजिए कि वोट चाहिए तो पर्यावरण के लिए क्या करोगे, ये स्पष्टता से बताओ। दूसरा,
अब बच्चों के लिए एफडी छोड़ के जाना चाहते हैं हम, ताकि वो अच्छा जीवन जी सकें, अच्छा घर छोड़ के जाना चाहते हैं, ये भी चिंता कर लें कि अगर एडल्टरेटेड फूड ही खाएंगे, अगर यूरेनियम, लेड, अमोनिया से भरा पानी ही पिएंगे, अगर AQI 500 से ऊपर की हवा में ही सांस लेंगे, तो क्या फ़ायदा रह जाएगा इस एफडी का, इस घर का और इस गाड़ी का। तो अपना जो प्रॉफिट है उसे सिर्फ अपना मत सोचिए। ये देश शुभ दीपावली है मनाता है, ये नहीं कहता कि मेरी दीपावली है, हम कहते हैं शुभ दीपावली। यानी आपके घर के अंदर जो काम कर रहे हैं से लेके चींटियों तक का ध्यान आप रखेंगे, उस संस्कृति को वापस, उसका अवतरण आपके जीवन में और आपके कार्यों में आपको करना पड़ेगा। सात्विकता को पुनः जागरण करना पड़ेगा। अपरिग्रह कि अब बस और नहीं, मुझे और दोहन नहीं करना, उसका पुनर्जागरण करना पड़ेगा। नहीं तो आप इम्प्रेस करते रहिए डोनाल्ड ट्रंप को और अन्य राजनेताओं को जो बाहर बैठे हैं, और बढ़ाते रहिए जंगल का क्षेत्रफल कागज़ों में, और दिखाते रहिए कि सोलर इतनी परियोजनाएं हो गई हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।